दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हो जयपुर बुक ट्यूबर। और यहाँ आपको मिलती हैं बुक्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यू, समरीज और स्टोरी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, वो भी हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो अब दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज मैं इस बुक के 12 चैप्टर की समरी एक्सप्लेन करूँगा। वैसे इस पूरी बुक में 16 चैप्टर्स ही है, प्लस एक एपिलॉग और एक मैन्युस्क्रिप्ट भी है। तो बस इस सीरीज़ में आज के अलावा 5 वीडियोज़ और बची हैं। 4 तो मैं सोच रहा था कि चैप्टर्स की हो जाएं और 2 मैं सोच रहा था कि क्यों ना दोनों आर्टिकल्स को एक साथ मिला के एक ही वीडियो अपलोड कर दूं। तो आपको कैसा सही लगेगा अगर एक एक एक्सप्लेनेशन दूं अलग अलग वीडियो में, या दोनों को एक साथ करके एक्सप्लेन कर दूं, वो आप मुझे बता देना नीचे कमेंट करके। आज क्योंकि 12 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है तो उससे पहले एक क्विक रिकैप तो बनता है। तो बिना देरी करे चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताया जाता है कि एक टापू है जिसका नाम है सोल्जर आइलैंड। उसे उसके पुराने मालिक से किसी नए बंदे मिस्टर ओवेंस ने खरीदा है और अब वो वहाँ एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें वो बहुत ही गिने चुने लोगों को ही बुलाता है। सोल्जर आइलैंड पे आने के लिए 10 लोगों को इनविटेशन भेजा जाता है, 8 लोगों को गेस्ट के तौर पे और एक कपल मिस्टर एंड मिसेस ओवेंस को, जो वहाँ पे खाना बना पकाने का काम करते। कपल बाकी लोगों से 2 दिन पहले वहाँ आता है और उसके बाद बाकी के 8 लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तब तक एक दूसरे को जानते नहीं थे वो लोग, एकदम अनजान थे, मतलब एक दूसरे से। आज से पहले उन्होंने कभी एक दूसरे को नहीं देखा था और उन सब लोगों में किसी भी तरह की कोई भी सिमिलरिटीज नहीं थी। आइलैंड पे पहुंच के उन्हें पता चलता है कि उनका होस्ट जिन्होंने उनको यहाँ बुलाया है वो यहाँ पहुंचे ही नहीं है, वो थोड़ा लेट आने वाले हैं। और इसी तरह से थोड़ी थोड़ी अजीब सी बातें होने लगती है, लेकिन वो उनको नज़रअंदाज करके रात को खाने की टेबल पर पहुंचकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जैसे खाना खत्म होता है उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, उन पर हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाती है। आवाज़ को सुनकर सब दंग रह जाते हैं, उसे एक मजाक समझकर बात को जाने देते हैं। उसके बाद जो होता है वो भुलाने लायक बात नहीं थी। उनमें से एक आदमी एंथनी मास्टर मर जाता है। लोग उसे सुसाइड मानकर बात को दबा देते हैं। सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह जब वो उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिसेस रॉजर्स की भी मौत हो चुकी है। अब उन्हें मामला गड़बड़ लगने लगता है। वो सभी लोग इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अपने अपने थॉट्स एक दूसरे के सामने रखने लगते हैं। ये मौत का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। सीरीज में अगला नंबर आता है जनरल मैकार्थर का। अब सब लोगों के बीच में जो दोस्ती का नाता शाम को बना था खाना खाते वक्त, वो टूटने लगता है। नजरें कल तक एक दूसरे को आदर और विनम्रता के भाव से देख रही थी, अब उनमें एक दूसरे के प्रति डर और शक के भाव दिख रहे थे। सभी लोग हत्यारे का पता अपने अपने तरीकों से लगाने का डिसाइड करते हैं। मिस्टर ब्लोर, लॉम्बार्ड और डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग तीनों मिलके कुछ बातचीत करते हैं। उनका शक होता है रॉजर्स पर, लेकिन इससे पहले कि वो तीनों अपना शक यकीन में बदलते, रॉजर्स की भी मौत हो जाती है। अब किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करा जाए और इसी कश्मकश के साथ कहानी आगे बढ़ती है। एक बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू था उन सभी लोगों के लिए जो यहाँ नए आए हैं, बट ट्रस्ट मी, ये ओवरव्यू ओनली आपको आगे की कहानी समझने में हेल्प करेगा, बट इट वोंट हेल्प यू टू कनेक्ट टू द ट्रू इमोशंस ऑफ द ऑथर एज वेल एज द सोल ऑफ द स्टोरी टू। सो आई हाईली रिकमेंड यू ऑल कि आप पहले के वीडियोज जाके देखो एक बार स्टोरीज के, बेशक 2x पे देख लो, इट डजेंट मैटर। मैंने भी चैप्टर की समरीज दी हैं एंड आई अश्योर यू कि अगर आप ये वीडियो देखने के बाद भी बुक पढ़ते हो देन यू विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग न्यू इन इट, क्योंकि सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी चैप्टर को लेके। बातचीत को यहीं रोकते हैं और स्टोरी पे वापस आते हैं। सभी लोगों ने डिनर कर लिया था और फिर जस्टिस वॉलग्रेव कहते हैं कि हमें हमारी करंट सिचुएशन पर डिस्कशन करना चाहिए। लगभग 30 मिनट बाद हम सब मिलेंगे ड्राइंग रूम में। तब तक आप सभी अपने बाकी काम पूरे कर लीजिए। मिस्टर वॉलग्रेव के इस विचार पर सभी लोग सहमति जताते हैं। के बाद वेरा खाने की प्लेट्स इकट्ठा करने लगती है और मिसेस एमिली ब्रेंट भी किचन के काम में वेरा की हेल्प करने के लिए उठने लगती है। जैसे ही वो उठती है वापस तुरंत बैठ जाती है, यह कहते हुए कि मैं वेरा की मदद तो करना चाहती हूँ पर मुझे चक्कर आ रहे हैं। वॉलग्रेव कहते हैं मिसेस एमिली ब्रेंट, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आर्मस्ट्रॉन्ग उन्हें एक सुझाव देते हुए कहते हैं करी तो आ रहे हैं ना, और कुछ तो नहीं है, घबराने की बात नहीं है, मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ। मिसेस एमिली ब्रेंट एक तेज तरार आवाज में कहती है तुम तो रहने ही दो डॉक्टर। पिछली रात मिसेस रॉजर्स को भी चक्कर आने लगे थे और उसके बाद उसका क्या हुआ हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यहीं बैठे रहना चाहती हूँ जब तक चक्कर आने बंद ना हो जाए। मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम रहने दो। डॉक्टर अपने से बड़ी उम्र की लेडी के साथ जुबान लड़ाना ठीक नहीं समझता। वो चुपचाप कहता है ऐसी आपकी मर्जी मिसेस एमिली ब्रेंट। की बात सुनकर लॉम्बार्ड कहता है आप रेस्ट करिए मिसेस, मैं मदद कर दूंगा वेरा के किचन में। इसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। अब मिसेस एमिली पूरे डाइनिंग हॉल में बिल्कुल अकेली थी। उनकी पलकें भारी हो रही थी, कुछ नींद सी महसूस हो रही थी। तभी उन्हें सुनाई देती है मधुमक्खी के भिनभिनाने की आवाज़। याद आता है कि वेरा मधुमक्खी के बारे में बात कर रही थी आज सुबह।
कहा था कि अगली मौत मधुमक्खी से ही होगी। ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक उन्हें गीले कपड़ों की महक आने लगती है और उसके साथ आती है कदमों की आवाज़। धीरे धीरे मिसेस एमिली ब्रेंट की तरफ बढ़ रही थी। धीरे धीरे वो कदमों की आवाज़ और वो गीले कपड़ों की महक तेज होती जाती है। दूसरी तरफ खिड़की पर मधुमक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ भी। इसी बीच मिसेस एमिली ब्रेंट को महसूस होती है एक चुभन उनकी गर्दन पर और इसी के साथ सारी आवाज़ें एकदम से रुक जाती हैं। सिर्फ सभी लोग ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो गए थे, मिसेस एमिली ब्रेंट के आने का इंतजार कर रहे थे। के सब्र का बांध अब टूट चुका था। वो कहती है, मेरे ख्याल से हमें किसी को उन्हें बुलाने के लिए भेजना चाहिए। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा फैसला है, क्योंकि शायद मिसेस एमिली ब्रेंट ही हमारी वो अननोन सस्पेक्ट है जिसे हम तलाश कर रहे हैं। कि वो ग्रामोफोन बजने के बाद भी अपनी सफाई में कुछ नहीं बोली थी, कि हम सब ने तो अपना अपना पक्ष रखा था सफाई देते हुए। अब अपने आप को और नहीं रोक पाती, वो मिसेस एमिली ब्रेंट और बेट्रिस टेलर की दास्तां सबको सुना देती है। सुनकर जस्टिस वॉरग्रेव कहते हैं, तुमने उनके चेहरे पर कोई पछतावे का भाव देखा था या वैसा ही कुछ? फिर वो लोग थोड़ी देर इस पर विचार विमर्श करते हैं और फिर जस्टिस वॉरग्रेव कहते हैं, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। और फिर वो सभी लोग डाइनिंग हॉल में जाते हैं, जहाँ वो मिसेस एमिली ब्रेंट को देखते हैं। उन्हें वही मिलती है जहाँ वो उन्हें छोड़कर गए थे, उसी कुर्सी पर। लेकिन उन्हें एक बात अजीब लगने लगती है। मिसेस एमिली ब्रेंट किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं कर रही थी उनके कमरे में आने की आवाज़ को सुनने के बावजूद भी। मिस्टर ब्लोर को दाल में कुछ काला लगता है। जैसे ही मिसेस एमिली ब्रेंट के सामने पहुंचते हैं, उन्हें मिसेस एमिली ब्रेंट का चेहरा दिखाई देता है। बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और उनके होठ नीले हो गए थे। देखकर वो सबको बताता है कि इनकी भी मौत हो चुकी है। की आवाज़ सुनकर वॉरग्रेव कहते हैं, हम में से एक और कम हो गया। आर्मस्ट्रॉन्ग अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाता है और उस डेड बॉडी को चेक करने लगता है। के मन में एक ही सवाल था, इनकी मौत किस वजह से हुई है? जब वो यहाँ से गए थे तब तो वो बिल्कुल सही सलामत थी। वो खिड़की के पास मधुमक्खी दिखती है, उसका ध्यान उसकी तरफ खींचकर कहती है, देखो मैंने कहा था ना, अगली मौत मधुमक्खी से ही होगी। तभी डॉक्टर कहते हैं, तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। इन्हें किसी तरह का कोई हार्मफुल इंजेक्शन दिया गया है, ये भी साइनाइड, जिसकी वजह से इनकी मौत तुरंत ही हो गई होगी। लॉम्बार्ड कहता है, वो मधुमक्खी उसकी एक चाल थी हमें गुमराह करने के लिए। बंदा गेम खेल रहा है हमारे साथ। इसी के साथ लॉम्बार्ड अपना आपा खोने लगता है। जस्टिस वॉरग्रेव उसे शांत कराते हैं, फिर सबसे पूछते हैं, क्या यहाँ आप में से कोई ऐसे सिरिंजेस साथ लाया था? बेचारा डरा सहमा सा डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं, हाँ मैं लाया था। अब सब लोगों की निगाहें उसे भूखे भेड़िए की तरह घूरने लगती हैं। अपने बचाव में कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ, सभी डॉक्टर्स कैरी करते हैं इस तरह की सिरिंजेस। तो दमदार आवाज़ में पूछते हैं, अब कहाँ है आपकी वो सिरिंजेस डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग? उन्हें देखना चाहते हैं। तो कांपती आवाज़ में कहता है, मेरे सूटकेस में ही होंगी, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब सभी जिंदा बचे 5 लोग डॉक्टर के कमरे में जाकर उसका सारा सामान खोज मारते हैं, लेकिन उन्हें अब भी वो सिरिंजेस कहीं नहीं मिलती। एक बार फिर सबकी नज़रें सिर्फ डॉक्टर पर थी। डॉक्टर बेचारा बेसहारा सा होकर कहता है, मेरा यकीन मानो, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं करा है। जरूर से किसी ने चुरा ली होंगी, मैं किसी का खून क्यों करूँगा? तुम चाहो तो मेरा मेडिकल चेक कर सकते हो, मेरे पास और भी ऐसी कई सारी दवाइयाँ हैं। आखिरकार मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं दवाइयाँ नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? लेकिन कोई भी उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। डॉक्टर अपनी बेगुनाही की गुहार सबसे लगाता रहा, लेकिन उसका किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जस्टिस वॉरग्रेव अब सभी को एक सुझाव देते हैं, मेरे ख्याल से हम सबको उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके कहीं सेफली रख देना चाहिए जिनसे हमें खतरा हो सकता है, जैसे रिवॉल्वर और बाकी दवाइयाँ भी। हाई डोज किसी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बोर्ड मना करता है, वो कहता है, ये रिवॉल्वर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये मेरे पास मेरी सेफ्टी के लिए है। अगर ये मेरे पास नहीं रही तो मैं तो गया फिर काम से। मैं इसे किसी भी हाल में मेरे से दूर नहीं करने वाला हूँ। और एक ऐसे माहौल में जहाँ 5 लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है, वहाँ ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। लॉम्बार्ड बहुत मना करता है, लेकिन उसे आखिर में हार माननी ही पड़ती है। वो अपनी रिवॉल्वर रखने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि रिवॉल्वर अभी उसके पास नहीं है, वो उसके कमरे की ड्रॉर में है। सभी लोग इस बार रिवॉल्वर लेने के लिए लॉम्बार्ड के साथ कमरे की तरफ बढ़ते हैं। वो कमरे में पहुंचकर ड्रॉर खोलते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता। ड्रॉर एकदम खाली थी। कमरे के अंदर लॉम्बार्ड एक कोने में खड़ा था और बाकी तीनों कमरे का चप्पा चप्पा छानने में लगे हुए थे ताकि वो रिवॉल्वर मिल जाए, लेकिन उन्हें वो रिवॉल्वर कहीं नहीं मिलती। अब चारों बाहर आते हैं और जस्टिस वॉरग्रेव वेरा से कहते हैं, मैं चाहता हूँ आप अपने सारे कपड़े उतार कर
और अपना सारा सामान कमरे में छोड़कर एक स्विम सूट में यहाँ आ जाओ। मसला ही ऐसा है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हारे कमरे की भी तलाशी लेनी होगी वेरा। बिल्कुल वैसा ही करती है। कमरे से बाहर आती है और तीनों लोग छानबीन करने के लिए वेरा के कमरे में घूम जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। यहाँ भी उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगती है। पड़ताल करने के बाद जस्टिस वॉलग्रेव कहते हैं, अब एक बात तो कन्फर्म हो चुकी है, कम से कम हम में से किसी के पास कोई ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं है जिससे बाकी चारों को खतरा हो। अब हमें इन दवाइयों को नीचे डिब्बे में बंद करके रख देना चाहिए। ब्लोर कहता है, तुम्हारा आइडिया तो बढ़िया है वॉलग्रेव, लेकिन चाबियाँ किसके पास रहेंगी? तुम्हारे पास। वॉलग्रेव इस बात को अनसुना कर देते हैं, नीचे जाने लगते हैं। लोग उनके पीछे पीछे नीचे तक आते हैं। सारे सामान को एक बड़े संदूक में बंद करके उसे एक कबर्ड में रख देता है। संदूक की चाबी लॉम्बोर्ड को दी जाती है और कबोर्ड की चाबी दी जाती है ब्लोर को। मिस्टर वॉलग्रेव कहते हैं, अभी हम में से सिर्फ 5 ही लोग जिंदा बचे हैं, जिनमें से तुम दोनों ही सबसे स्ट्रांग हो, मिस्टर ब्लोर और लॉम्बोर्ड, समझे? तुमसे चाबी छीनना हम तीनों में से तो किसी के बस की बात है नहीं। अगर तुम में से ही कोई सामने वाले से चाबी छीनने की कोशिश करेगा तो तुम दोनों आपस में एक दूसरे का मुकाबला तो कर सकते हो कम से कम, और बिना दूसरी चाबी के सामान बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो किसी ना किसी को आवाज़ ज़रूर सुन जाएगी टूटने की। अगर इसे तोड़ के बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो भी पकड़े जाओगे, और अगर इसे उठा के बाहर ले जाने की कोशिश करोगे तो भी। शायद अब हम सेफ हैं, लेकिन पूरी तरह से सेफ तो तभी होंगे जब वो रिवॉल्वर हमें मिल जाएगी। पता नहीं वो रिवॉल्वर कहाँ है। ब्लोर कहता है, हमें क्या पता, तुम रिवॉल्वर के मालिक से क्यों नहीं पूछते? उसे तो पता ही होगा उसकी चीज़ें कहाँ है। लॉम्बोर्ड चिढ़ते हुए कहता है, एक बार में कई बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या मिस्टर ब्लोर? मैंने कहा ना वो गुम हो गई है, मेरे पास नहीं है। मैंने तो खुद उसे आखिरी बार कल रात को ही देखा था। ज़रूर से आज सुबह किसी ने चुरा ली होगी जब हम रॉजर्स को ढूंढ रहे थे तब। मिसेस वॉलग्रेव कहते हैं, तब तो ज़रूर से किसी बहुत अच्छी जगह छुपा भी दी होगी वो रिवॉल्वर उस हत्यारे ने। मुझे नहीं लगता अब हमें वो मिलने वाली होगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि मिसिस एमिली ब्रेंट से जुड़ा मर्डर वेपन, सिरिंजेस हमें कहाँ मिलेंगी। मिसेस वॉलग्रेव आगे आगे चलने लगते हैं, उन्हें खिड़की के पास लेके जाते हैं। खिड़की के पास एक खाली सिरिंज पड़ी थी और उसके पास में पड़ी थी एक टूटी हुई लिटिल सोल्जर की मूर्ति। टेबल पे रखे बोल में से एक थी। ब्लोर कहता है, ज़रूर से मिसिस एमिली ब्रेंट को मारने के बाद उसने इन दोनों चीज़ों को यहाँ से फेंक दिया होगा। ये सफाई से अंजाम दिया है उसने अपने काम को, एक भी सबूत नहीं है। प्रिंट्स भी मिटा दिए हैं पूरी तरीके से। अब हमें इसे भूलकर रिवॉल्वर पर फोकस करना चाहिए। ये लोग पूरे घर में ढूंढने के लिए राजी हो जाते हैं। मिसेस वॉलग्रेव उन्हें एक सलाह देते हुए कहते हैं कि अलग मत होना। अगर हम अलग हुए तो हो सकता है शायद कातिल को एक अच्छा मौका मिल जाए हम में से फिर से किसी के ऊपर हाथ साफ करने के लिए। लोग उसकी बात मानते हैं। लगभग साथ साथ में पूरे घर के अंदर रिवॉल्वर ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को भी रिवॉल्वर कहीं नहीं मिलती। उन्हें रिवॉल्वर मिलेगी या नहीं, में से कोई बचेगा या नहीं। रिवॉल्वर किसने चुराई है? क्या डॉक्टर सही कह रहा है कि वो सिरिंजेस उसके बैग से चोरी हुई है? उसने जानबूझकर ऐसा करा है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ही तो हमारा हत्यारा नहीं है। वैसे भी सबसे ज़्यादा शक तो अभी उस पर ही हो रहा है। लॉम्बोर्ड ने ही तो उस रिवॉल्वर को नहीं छुपा दिया था। शायद वो उसे अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रखना चाहता हो, या बाकी सब लोगों को मारने के लिए। कातिल कौन है, आखिर कौन है हत्यारा, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन आप ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इस बुक का चैप्टर 13 अपलोड करूंगा 12 जून सैटरडे को। इस बुक के पहले के चैप्टर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके इसके पहले के पार्ट्स भी देख सकते हो। और अब मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।